सो जहां तक मुझे याद आता है, कल शायद अपन ने आरएच के बारे में बात कर ली थी। ब्लड ग्रुपिंग, वो सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ था ना। चलिए देखो, एबीओ के लिए अपन ने कहा कि एंटीजन कहां पे होता है? सरफेस ऑफ आरबीसी पर। एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा में। यूनिवर्सल डोनर कौन? और यूनिवर्सल एक्सेप्टर एबी। फिर अपन ने कहा कि आरएच ब्लड ग्रुप के लिए डिस्कवरी किसमें हुई? रीसस मंकी में। फिर अपन ने कहा कि जो आरएच ब्लड ग्रुप है, इसमें वर्ल्ड में पॉजिटिव लोगों का परसेंटेज कितना? 80। निगेटिव कितने? 20%। क्या हम आरएच निगेटिव का ब्लड आरएच पॉजिटिव को दे सकते हैं? क्या पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव को दे सकते हैं? नो। तो अगर हम इसको भी ध्यान में रखें तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ पॉजिटिव कि ओ निगेटिव? ओ निगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव हो गया। फिर आपने कहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के लिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? आरएच निगेटिव। और फीटस का आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अपन ने कहा कि क्या पहली प्रेगनेंसी में कोई समस्या होती है? नहीं। पहली प्रेगनेंसी के लास्ट में पार्चुरेशन के टाइम पे सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड कैन लीक इनटू मैटरनल सर्कुलेशन। अब इससे क्या होगा कि जो आरएच पॉजिटिव वाली आरबीसी पहुंची मदर के अंदर, तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं उनमें प्लेसेंटा को पार करेगी, और प्लेसेंटा को पार करके ये एंटीबॉडी जाकर के क्या करेगी? फीटस में आरबीसी को डिस्ट्रॉय। आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हुई तो फीटस के लिए फेटल कंडीशन है कि नहीं? यस। फीटस को क्या हो जाएगा? सिवियर एनीमिया। और दूसरा क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगी। फिर अपन ने कहा कि अगर इस कंडीशन से बचना है तो पार्चुरेशन के बाद मदर को कौन से एंटीबॉडी दी जाती है? एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है। आरएच एंटीबॉडी एंड एंटी आरएच एंटीबॉडी आर सेम और डिफरेंट? सो दे आर सेम थिंग्स। अब आगे बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो देखिए, एनसीईआरटी यहां पे कहती है कि जब भी अगर आपको कहीं चोट लगती है तो चोट लगने पे ब्लीडिंग होने लगती है। थोड़े टाइम बाद ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। जब बंद होती है तो वहां पे ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग को अपन और क्या बोलते हैं बेटा? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या कहा जाएगा? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है, इसको हम बेटा एक नाम और देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। ये टर्म मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये टर्म बेटा होमियोस्टेसिस से मिलती जुलती है। अपन ने एक टर्म की बात की थी, टर्म थी होमियोस्टेसिस। और होमियोस्टेसिस का मतलब था बॉडी में जो भी वैल्यूज हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स के लेवल हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, इन सारी चीजों को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। वहीं पर हीमोस्टेसिस में हीमो वर्ड का मतलब हुआ ब्लड, और स्टेसिस यानी कि रुक जाना। तो ब्लड के फ्लो के रुक जाने को अपन क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे चौथी लाइन में एक टर्म यूज की है, ट्रॉमा। एक्सीडेंट के लिए ट्रॉमा भी कहा है। आपने कई बार कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर ट्रॉमा सेंटर लिखा देखा भी होगा। ट्रॉमा का मतलब होता है एक इंजरी जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रॉमा कहते हैं। जब भी एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुई। अब होता क्या है, तो इस कहानी को समझें। तो जब भी बेटा अगर एक्सीडेंट होगा या ट्रॉमा होगा, तो इस एक्सीडेंट की वजह से दो काम होने वाले हैं। पहला काम, याद है एनसीईआरटी की लाइन जहां एनसीईआरटी ने प्लेटलेट में कहा था कि प्लेटलेट सेक्रीट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या थी एनसीईआरटी की लाइन? प्लेटलेट रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस,
मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जैसे ही अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट की वजह से एक तरफ तो बेटा क्या होगा कि देयर विल बी डैमेज्ड प्लेटलेट, यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट है वो डैमेज हुई। अब देखो कैसे डैमेज हुई। लेट्स से कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट था, इस शार्प ऑब्जेक्ट से ये ब्लड वेसल कट हुई। जब ये ब्लड वेसल कटेगी तो यहां पे जो प्लेटलेट फ्लो कर रही होगी वो प्लेटलेट भी तो साथ में डैमेज होगी। तो एक तरफ क्या डैमेज हुआ, प्लेटलेट, और दूसरी तरफ यहां ब्लड वेसल भी तो डैमेज हुई, और ब्लड वेसल किससे बनी है, टिश्यू से। तो आपने कहा कि देयर विल बी डैमेज्ड टिश्यू, तो टिश्यू डैमेज हुआ और इधर प्लेटलेट डैमेज हुई। ये जो प्लेटलेट डैमेज हुई, जो एनसीईआरटी ने कहा था कि रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, तो वहां एनसीईआरटी बात कर रही थी एक मॉलिक्यूल की जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहा जाता है इसे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बताओ बेटा प्लेटलेट से कौन सा सब्सटेंस आने वाला है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इधर जो टिश्यू है इससे आता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दोनों से जो मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि क्लॉटिंग की पूरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब अगर टिश्यू या प्लेटलेट, दोनों जरूरी नहीं दोनों हो, आइदर टिश्यू और प्लेटलेट दोनों में से कोई भी अगर डैमेज हुआ तो डैमेज होते ही कौन सा सब्सटेंस रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रिएक्ट करेगा सर्टेन फैक्टर्स इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स थे और ये जो फैक्टर्स पाए जा रहे थे प्लाज्मा में, ये फैक्टर्स एक्टिव स्टेट में थे कि इनएक्टिव। तो ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले कुछ फैक्टर जो इनएक्टिव स्टेट में थे। तो इनएक्टिव स्टेट में प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स पाए जा रहे थे, उनके साथ रिएक्ट करेगा। और साथ में यहां पे मौजूद होगा एक तो कैल्शियम, दूसरी बात ये जो रिएक्शन होगी ये होगी कैस्केड रिएक्शन। तो यहां पे बेटा कैसी रिएक्शन होती है, कैस्केड रिएक्शन होगी। तो आपने कहा कैस्केड रिएक्शन है। नाउ फिर से देखें, पहले क्या आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रिएक्ट किसके साथ किया, प्लाज्मा में पहले से इनएक्टिव स्टेट में कुछ मॉलिक्यूल थे। ऑब्वियस सी बात है ब्लड क्लॉटिंग में अगर ये काम आने हैं तो इन इनएक्टिव स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव स्टेट में जब इन्हें कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपने कहा कि काम कौन सी रिएक्शन आएगी, कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन का मतलब है अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती हो और एक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए अगर सबस्ट्रेट का काम करता हो, जैसे कि मान लो ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस में हर स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट है वो अगले स्टेप के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। तो यहां पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन ऑपरेट होने वाली है। तो जो कैस्केड रिएक्शन है इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिनेज का। क्या बनने वाला है बेटा, प्रोथ्रोम्बिनेज। इसका एक और नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज का एक और नाम क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम है। तो यहां पे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज बना, किसकी वजह से बना, कैस्केड रिएक्शन से। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैस्केड रिएक्शन से कौन बनता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। इसका एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। हमारे ब्लड में एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है, नाम पता है, हेपेरिन। कौन सा है, हेपेरिन। याद आता है बेसोफिल से 3 सब्सटेंस आए थे, पहला हिस्टामीन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा हेपेरिन। यहां पे अपन ने कहा कि जो हेपेरिन है वो एंटीकोएगुलेंट है, ये जब तक एक्टिव रहेगा ये ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होने देगा। तो इधर ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसका एक काम होता है कि ये बच्चे इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन को। तो इसने इनएक्टिवेट किसे किया, हेपेरिन को। मतलब कि अब हेपेरिन अपना काम नहीं करेगा और अब ये क्लॉटिंग करी जा सकती है।
तो यहां पर जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, इसका काम होता है कि ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या मौजूद है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन। नाम को वापस से पढ़ेंगे। नाम में शुरू में क्या आया? प्रो, मतलब एक्टिव की इनएक्टिव। तो ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में कौन है? प्रोथ्रोम्बिन। इसको प्रोथ्रोम्बिनेज ये कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन में। अब देखो अगली बात, एनसीईआरटी में जहां पे अपन कंफ्यूज कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, वो ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये तो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होता है बेटा? एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। पढ़े एनसीईआरटी में, अंडरलाइन करेंगे। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज। मिला कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। वहीं पर फिर देखिए, जो थ्रोम्बिन है ये बेटा एंजाइम कॉम्प्लेक्स लिखा है कि एंजाइम है? थ्रोम्बिन क्या है? एंजाइम है। तो अब मुझे बताओ, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन है यहां पे? प्रोथ्रोम्बिनेज। एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन है? प्रोथ्रोम्बिनेज। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि इसमें कई सारे एंजाइम एक साथ मौजूद होंगे। वहीं एंजाइम कौन है यहां पर? थ्रोम्बिन। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव एंजाइम का एग्जांपल है और थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। फिर आपने कहा कि जो थ्रोम्बिन है इसका काम होगा कि ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में पाया जा रहा था फाइब्रिनोजन। इनएक्टिव स्टेट में कौन था? फाइब्रिनोजन मौजूद था। इसके नाम में भी देखो लास्ट में ओजन वर्ड आता है। वर्ड कौन सा आया? ओजन। ओजन का मतलब हुआ एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव है। तो आपने कहा फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट करता है बच्चे फाइब्रिन में। तो किस में कन्वर्ट किया? फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन है ये एक्टिव होता है। फाइब्रिन कैसा है? एक्टिव। तो फिर से देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने कहा कि फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन से इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन कैस्केड रिएक्शन के थ्रू प्लाज्मा में मौजूद कुछ इनएक्टिव फैक्टर्स और प्लेटलेट और टिश्यू से आए हुए थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में होता है। टिश्यू और प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन तब आएगा जब इनके अंदर डैमेज होगी। यानी कि अपन ने कहा कि इंजरी हुई, इंजरी की वजह से क्या हुआ कि प्लेटलेट और टिश्यू डैमेज हुआ, इनसे आया थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैस्केड रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किसके अंदर हुआ? कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज में, जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स था। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किस में किया? थ्रोम्बिन में। और बच्चे ये जो थ्रोम्बिन है इसने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया किसमें? फाइब्रिन में। ये जो फाइब्रिन है ये अपन अगर देखें तो लगभग फाइबर्स जैसा होता है, चिपचिपे से फाइबर जैसी स्ट्रक्चर है। मान लो ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर कट लगा। जब कट लगा तो यहां पे फाइब्रिन ने आकर के क्या किया? ऐसे करके ब्लड वेसल पे ये इसने बेटा ऐसे फाइबर्स आकर के यहां चिपक गए। तो ये जो फाइबर्स आकर के चिपके हैं ये फाइबर किसके बने हुए हैं? फाइब्रिन के कि थ्रोम्बिन के? किसका बना? फाइब्रिन या थ्रोम्बिन? फाइब्रिन से बना। ठीक। अब ये जो फाइब्रिन है ये बेटा कंबाइन करेगा डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। तो कंबाइन किससे किया? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया इसने। अब जरा ध्यान देंगे, हमारी आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन। यानी कि अगर इंजरी नहीं हो तब भी तो ब्लड में कुछ आरबीसी की डेथ होती ही रहती होगी ना। जिनकी डेथ हुई उन्हें सेपरेट करना काम किसका है? स्प्लीन का। फिर जो डैमेज्ड आरबीसी है उसको कहां भेजते हैं? लिवर के पास। लिवर जाके हीमोग्लोबिन का फर्दर जो कुछ करना है करेगा। तो क्या ये डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट हमेशा ब्लड में मौजूद हैं? यस, ये अभी भी हमारे ब्लड के अंदर हैं, पर अभी क्या नहीं है? फाइब्रिन। फाइब्रिन के साथ आकर के
ये डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट यहां पे आके चिपक गए। जब ये डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट यहां आकर के चिपकेंगे, तो अब इनके चिपकने के बाद यहां जो बनेगा, इसको आप क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉट। तो इसने जब कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद अब क्या बना? ब्लड क्लॉट। यानी कि अगर स्टेटमेंट आपसे कहता है कि ब्लड क्लॉट केवल फाइब्रिन का बना होता है, तो गलत। फाइब्रिन के साथ क्या है? डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं, जो मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्लड क्लॉट बनाते हैं। प्लाज्मा में याद है एनसीईआरटी की लाइन, जहां हमने कहा था कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? सीरम। तो प्लाज्मा में से अगर आप निकाल दें क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो पार्ट बचेगा उसे क्या कहा जाएगा? सीरम। क्या सीरम में क्लॉटिंग होती है? नहीं। फिर देखिए, अगर मैं बात करता हूं बेटा ब्लड, लिम्फ, लिम्फ अपन जानते हैं ना, प्लाज्मा, सीरम, इन चारों के बारे में बात की जाए, चारों का नाम एनसीईआरटी ने लिया है, तो इन चारों में से अकेला सीरम है विच डज नॉट क्लॉट। केवल सीरम है जिसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। सीरम को छोड़ करके बाकी तीनों यानी कि ब्लड, लिम्फ और प्लाज्मा, इन तीनों के अंदर क्लॉटिंग होती है। किसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है? तो अकेला सीरम है जो क्लॉट नहीं करता। सीरम को छोड़ करके बाकी सारे इसके अंदर क्लॉट करते हैं। फिर अपन ने कहा कि हमारे पास नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन था? हिपेरिन। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट अपने पास कौन है बेटा? हिपेरिन है। अब देखिए कुछ और मॉलिक्यूल के नाम लेंगे। हमने बायोटेक्नोलॉजी में हिरुडिन पढ़ा था ना। हिरुडिन हमें किससे मिलता है? लीच। लीच बताओ कौन से फाइलम में आती है? किसके अंदर आता है? एनिलिडा। लीच का नाम है हिरुडिनेरिया, और ये कौन से फाइलम में आता है? एनिलिडा। बोलो लीच का नाम? हिरुडिनेरिया। और ये हिरुडिनेरिया कौन से फाइलम में आता है? एनिलिडा। इसके सलाइवा में मौजूद होता है एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम है हिरुडिन। ऐसे ही मॉस्किटो, मॉस्किटो के सलाइवा में होता है मॉस्किटिन या एनोफेलिन कहा जाता है। ऐसे ही आपको याद होगा साइक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे आता है, पेट्रोमाइजन। लैम्प्रे के बारे में कहा कि एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, तो फिशेस का ब्लड क्लॉट ना करे, इसलिए उसके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है लैम्प्रेडिन। क्या पाया जाता है? लैम्प्रेडिन। बस एक दो बार नाम सुनेंगे। लीच के अंदर कौन है? हिरुडिन। लीच में कौन? हिरुडिन। मॉस्किटो में कौन? मॉस्किटिन या एनोफेलिन कहते हैं। लैम्प्रे में कौन होता है? लैम्प्रेडिन। वहीं पर फिर आप देखिए, अगर मैं कहूं कि बेटा आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट कौन है, तो आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट का मतलब हुआ, यहां पर हम मॉलिक्यूल का नाम लेंगे ईडीटीए। क्या सारे बालकों को इसका फुल फॉर्म पता है? क्या होता है? एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये बेटा एक चिलेटिंग एजेंट है, कैल्शियम से बाइंड कर जाता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और देखिए, आपने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से आयन का रोल है, तो हमने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में देयर इज रोल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपन ने कहा कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? फटाफट इसमें से जो लिखना है लिखो, फिर आगे बढ़ा जाए। कैस्केड रिएक्शन हमने कहा था, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में ऑपरेट होती हो। यानी कि अगर रिएक्शन में मान लो 4 5 6 स्टेप ऑपरेट होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। बेसिकली बेटा ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वो जो 13 फैक्टर हैं, उनमें से यहां अगर आप देखें, तो हम जो नाम लिखते हैं वो मुश्किल से हम 3 4 का नाम लिखते हैं। बाकी जो है वो एनसीईआरटी लिख देती है, कैस्केड रिएक्शन ऑपरेट होती है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा।
बताओ, अगर ब्लड का टेम्परेचर कम कर दें तो ब्लड क्लॉट करेगा कि नहीं? ब्लड का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी? आइदर यस और नो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे एंजाइम है, और अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अरेस्ट होती है कि नहीं? यानी कि हम एंजाइम को और इस चीज को दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। ये यार क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर ब्लड का टेम्परेचर कम करें तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और रीजन में दिया जा सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व नंबर ऑफ एंजाइम्स। क्या बेटा? कैल्शियम इसमें हर स्टेप पे काम आता है। यहां भी काम आता है कैल्शियम, यहां भी जो रिएक्शन होगी ये भी कैल्शियम की प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन है ये भी कैल्शियम की प्रेजेंस में होती है। तो बिना कैल्शियम के इनमें से कोई रिएक्शन नहीं होती। सुष्मिता बेटा, लीच एनिमल किंगडम में है। पेज नंबर 51 या 52 के आसपास होगा, हेरोडिनेरिया पेज में एकदम नीचे। हाँ, कोएगुलेंट हुआ वो चीजें जो ब्लड क्लॉटिंग कराएं, और एंटी कोएगुलेंट हुआ जो ब्लड क्लॉटिंग को रोके। इतना लिखा? जल्दी से लिखें, फिर बात करते हैं लिम्फ के बारे में। उस पे क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 100 तक हुआ क्या है कि एक क्वेश्चन का आंसर की में डिलीट करने में आगे पीछे हुआ है। तो 30 का जो आंसर है वो आपको 31 में मिलेगा, 31 का 32 में, यानी कि ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते जाना है एक्सरसाइज 1 में। बाकी उसका जो इरेटा निकाल के मैं उसे जो नोटिस बोर्ड पे लगवा दूंगा तो उससे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लगभग 30 से लेके 100 तक है। आगे बढ़े? नहीं लिखा अभी? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्शन को शुरू कराता है, ठीक। फिर अपन ने कहा कि यहां कैस्केड रिएक्शन होगी। कैस्केड रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा? थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। जैसे कि अपन ने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस शुरू कौन कराता है? ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। तो ऐसे यहां एंड प्रोडक्ट क्या बना? थ्रोम्बोकाइनेज बना। शुरू किसने कराई? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। प्रोथ्रोम्बिनेज का दूसरा नाम थ्रोम्बोकाइनेज है ना? मैंने थ्रोम्बोप्लास्टिन ही कहा, मैंने कहा थ्रोम्बोप्लास्टिन ने शुरू कराई, और इसका एंड प्रोडक्ट कौन बना रिएक्शन का? एंड प्रोडक्ट बना प्रोथ्रोम्बिनेज। बना ना? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव एंजाइम है, जबकि थ्रोम्बिन एक्टिव है। आगे बढ़े। चलो फटाफट इस वाली स्लाइड पे से जो लिखना हो इसे लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड पे।
एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। लिखा। आगे बढ़े। देखें, अब बेटा फिर वापस से ध्यान देंगे अपन थोड़ी देर। पढ़िए, क्या एनसीईआरटी ने टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम लिम्फ लिखा है? तो बोलो, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ आर द सेम थिंग्स और डिफरेंट? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ क्या है? सेम बातें। चाहे आप टिश्यू फ्लूइड कहें, चाहे आप इसको नाम क्या दे दें, लिम्फ, दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम। अब देखो टिश्यू फ्लूइड बनता कैसे है। उससे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन की क्लोज्ड? क्लोज्ड का मतलब हुआ ब्लड हमेशा सीरीज ऑफ ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा। ब्लड हमेशा फ्लो कहां करेगा? सीरीज ऑफ ब्लड वेसल में। क्या ब्लड ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी आता है? नहीं। अगर बेटा ब्लड ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होगा? तो अब एक्सचेंज के लिए आपको एक ऐसा फ्लूइड चाहिए जो कि ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ऑर्गन किसका बना है? टिश्यू का। तो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में यहां पे कौन होगा? तो जो फ्लूइड होगा उसको नाम क्या देंगे अपन? टिश्यू फ्लूइड। एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 पे आओ। पेज नंबर 102 पे एंडोक्राइन ग्लैंड दिए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में आप लाइन पढ़ेंगे, देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। लाइन मिली? Their secretory products called hormones are released into the fluid bathing the gland. यहां इसे अंडरलाइन करो। और अब मुझे बताएंगे कि यहां पे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो भी ग्लैंड यानी कि टिश्यू है, इस टिश्यू को बात करने वाला यानी कि इस टिश्यू के कांटेक्ट में एक फ्लूइड है। पहले बात का मतलब क्या हुआ समझिए। यहां पे अपन ने कहा, जैसे मान लो एक बाथ टब है, उसमें पानी भरा है और तुम जाके उसमें लेट गए, तो हम क्या कहेंगे कि वाटर इज बाथिंग यू। ठीक? तो यहां पे अपन ने कहा कि जो टिश्यू है वो एक फ्लूइड के अंदर अगर डूबा हुआ हो तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। अब ये फ्लूइड बनता कैसे है उस पर जरा ध्यान दें। तो फ्लूइड के फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो ये बेटा एक आर्टरी है। ये क्या है बच्चे? आर्टरी। ठीक? आर्टरी हम जानते हैं ऑर्गन्स के लिए ब्लड लेकर के जाती है। आर्टरी जब डिवाइड करती है तो फॉर्मेशन होता है आर्टेरियोल का, और आर्टेरियोल्स जब डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाती है? कैपिलरी। अभी हम आर्टेरियोल वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं। हमने सिंपली कहा कि आर्टरी ने डिवाइड किया और आर्टरी के डिवाइड करने से क्या बन गई बेटा? कैपिलरी बनी। यहां जो कैपिलरी बनी तो उसमें देखो यहां पे ब्रांचिंग हुई। ब्रांचिंग के बाद अब ये स्ट्रक्चर जो बनी इसका नाम क्या है? कैपिलरी। मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज होने के बाद अब आपको पता है कि आगे यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है, तो ये कैपिलरीज को आगे चल के कंबाइन करना है। ये कैपिलरीज कंबाइन करके ओपन होंगे वेन्यूल्स में,
और वेन्यूल्स आगे चल के ओपन हो जाएगा वेन में। कहां ओपन हो जाएगा? वेन के अंदर ओपन हो जाता है। तो अपन ने कहा कि यहां जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? आर्टरी। आर्टरी यहां पर बेटा ब्लड इधर लेकर के जा रही है और वेन यहां से ब्लड लेकर के यहां पर जा रही है। ये हमने आर्टरी और वेन के बीच में यहां जो बनाई, इसका नाम क्या है? कैपिलरी। तो ये हो गई ब्लड कैपिलरी जो अपने दोनों एंड पर ओपन है। अब यहां कैपिलरी पे क्या होगा कि कैपिलरी हम जानते हैं सिंगल सेल थिक होती है। सिंगल सेल थिक होने का मतलब है कि अगर आप कैपिलरी की वॉल को देखेंगे तो कैपिलरी की वॉल आपको कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये बेटा कैपिलरी की वॉल है। इसको आप कुछ ऐसे मानो कि ये कैपिलरी की वॉल की एक साइड मैंने आपको दिखाई है। यहां कैपिलरी में केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया पाई जाती है। और ये हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देखा भी था कि यहां एपिथेलिया कौन सी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है। अब ब्लड कहां भरा हुआ है? तो ब्लड आपका भरा हुआ है यहां पे, है ना? ब्लड से अब कुछ चीजों को बाहर जाना है। बाहर क्यों जाना है? यहां पे प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। बाहर हम कहां की बात कर रहे हैं? तो मैं ये जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं एक टिश्यू के पास। तो ये यहां पे एक टिश्यू मौजूद है जिस तक आपको मटेरियल्स पहुंचाने हैं। तो कैपिलरी से क्या होता है कि यहां पर आप एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, कुछ वाटर बाहर आएगा। क्या बाहर आया? सम वाटर। पढ़ो, वाटर से पहले सम लगाया है कि नहीं? यानी कि ज्यादा वाटर कहां आया? बाहर की अंदर रह गया? ज्यादा वाटर अभी कहां है? अंदर। बाहर वाटर आया कम। कहा कि सम वाटर अलोंग विद मैनी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। कुछ वाटर बाहर आया किसके साथ बेटा? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ। यहां पर कहा कि साहब ये बाहर आ गया। तो कुछ वाटर बाहर आया और साथ में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं। समझना, जब अगर बेटा यहां से मान लो अगर वाटर बाहर जा रहा हो तो वाटर के बाहर जाने पे जो ग्लूकोज इसके अंदर घुला हुआ है, क्या ये ग्लूकोज यहां रुक जाएगा? नहीं। जब वाटर जाएगा तो ग्लूकोज भी साथ में जाएगा। तो आपने पहले क्या कहा? सम वाटर अलोंग विद मेनी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये बाहर आए। दूसरा आपने कहा कि यहां पर मिनरल्स अपन यहां पे अगर लें इक्वल टू प्लाज्मा, जो मिनरल्स यहां बाहर आएंगे ये बेटा प्लाज्मा के बराबर रहेंगे। यानी कि प्लाज्मा में मान लो अगर सोडियम था 10 मिलीग्राम, तो क्या होगा? 5 यहां आ जाएगा, 5 यहां रह जाएगा। पोटेशियम 10 था, 5 यहां, 5 यहां रह जाएगा। अगर मान लो क्लोराइड इसके पास 20 था, तो क्लोराइड 10 बाहर, 10 अंदर। तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इस फ्लूइड का प्लाज्मा के सिमिलर रहेगा कि अलग? सिमिलर। तो आपने कहा कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होगा? प्लाज्मा के सिमिलर बाहर आएंगे। अब समझिए, प्लाज्मा में से आपने देखो वाटर बाहर निकाल दिया जो 90 से 92% था। आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गए। आपने कहा था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड ट्रांजिट में है, तो इसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे उनको आपने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा प्लाज्मा में? अभी प्रोटीन। यहां पर जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो रह जाती हैं पीछे। तो अपन यहां पर कहेंगे कि लार्जर प्रोटीन्स रिमेन इन ब्लड। तो लार्जर प्रोटीन कहां रह जाएंगी? ब्लड के अंदर। अगर बेटा लार्जर प्रोटीन ब्लड के अंदर रह जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो प्रोटीन कंटेंट है ये प्लाज्मा के बराबर की कम? लास्ट वाला पॉइंट पढ़ें, क्या आपको समझ में आया? हमने क्या कहा
कि यहां पर क्या मौजूद था बेटा? वाटर था, वाटर बाहर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ गए, हमने कहा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आए। पर प्रोटीन तो पॉलीमर होते हैं ना। मान लो अगर प्रोटीन इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो क्या ये प्रोटीन यहां से बाहर आ पाएगा? नहीं। तो आपने कहा कि जो लार्जर प्रोटीन है वो कहां रह जाएंगे? ब्लड के अंदर। यानी कि अगर आप यहां और यहां कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब प्रोटीन इसके अंदर कम है, जबकि यहां प्रोटीन कंपेटिबली क्या है? ज्यादा। फिर अगला देखिए, अगर प्रोटीन बाहर नहीं आ पा रहा, एक मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ पा रहा, तो क्या सेल्स बाहर आएंगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे, ये फॉर्म्ड एलिमेंट कहां रह जाएंगे? तो आपने कहा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे रिमेन इन ब्लड। ये कहां रहेंगे? ब्लड में। क्या फॉर्म्ड एलिमेंट बाहर आते हैं? नहीं। बाहर कौन कौन आया? तो फिर से जरा देखेंगे। आपके पास यहां एक तरफ है टिश्यू फ्लूइड, जिसको आपने कहा लिम्फ। एक तरफ आपके पास है ब्लड। दो चीजें हैं ना। बोलो, यहां पे टिश्यू फ्लूइड में फॉर्म्ड एलिमेंट होगा क्या? तो फॉर्म्ड एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, जबकि यहां पर है। फिर अगले देखिए, अगर हम देखें वाटर टिश्यू फ्लूइड में है, यस। ब्लड में, यस। मिनरल्स अगर हम देखें, क्या टिश्यू फ्लूइड में है? ब्लड में है। फिर आप बात करें अगर स्मॉल प्रोटीन्स की, तो स्मॉल प्रोटीन यहां पे होगा कि नहीं? ब्लड में भी। लार्ज प्रोटीन्स की बात करें तो लार्ज प्रोटीन्स यहां पर नहीं है, और यहां पे लार्ज प्रोटीन्स मौजूद है। यानी कि दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड है इसमें प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन है। सुनिएगा, अपन ने क्या कहा? क्या ये टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन है? फिर से सुनना, प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन। जैसे ही मैं प्लाज्मा कहता हूं, क्या मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट को पहले ही बाहर छोड़ दिया? प्लाज्मा में से केवल क्या छोड़ दो? लार्ज प्रोटीन। बाकी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है ना। तो आपने कहा कि जो टिश्यू फ्लूइड है ये क्या है? प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये बच्चे देखो कहां पे भरा होगा? तो ये पूरी जगह है जहां पे टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। यानी कि आपने कहा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, इन्हीं सब चीजों को मिला करके आप नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो इसी को मिला करके अपन ने क्या बोल दिया बेटा? टिश्यू फ्लूइड का। फिर आगे देखेंगे। अब अगर यहां मैं मान लूं कि कुछ एक्सचेंज होना हो, एक्सचेंज का मतलब है कि मान लेते हैं ब्लड से अगर कोई सब्सटेंस जाना है, तो ब्लड से बेटा पहले यहां जाएगा, है ना। फिर यहां से ये जाके टिश्यू में पहुंचेगा। ऐसे ही टिश्यू से कोई सब्सटेंस आना है तो वो टिश्यू से पहले कहां आएगा? टिश्यू फ्लूइड में। फिर उसके बाद कहां आया? ब्लड के पास। ब्लड से जब जाना था तो क्या डायरेक्टली टिश्यू में गया? नहीं। ब्लड से पहले कहां? टिश्यू फ्लूइड। फिर टिश्यू, टिश्यू से पहले ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड के बाद ब्लड। तो यानी कि क्या ये टिश्यू फ्लूइड एक कैरियर की तरह काम करता है? तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में आपने कहा कि इट एक्ट एज कैरियर। किसकी तरह काम करता है? कैरियर की तरह। बोलो किस किस के बीच? किस किस के बीच? ब्लड और टिश्यू। तो ब्लड और टिश्यू के बीच कैरियर कौन है? टिश्यू फ्लूइड। अब इधर क्या हुआ कि टिश्यू फ्लूइड निकल के स्पेसिस में इकट्ठा होता जा रहा था। तो दो चीजें होगी, एक तो टिश्यू फ्लूइड यहां इकट्ठा होता गया, दूसरी तरफ ब्लड में से प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड पार्ट कम होता चला जा रहा है। अब उसे मेंटेन करने के लिए तरीका क्या है? तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये हमने एक लिम्फेटिक कैपिलरी दिखाई। लिम्फेटिक कैपिलरी बेटा आप ध्यान देंगे, अपनी एक एंड पर ओपन होती है, जबकि दूसरे एंड पर क्लोज्ड है।
लिम्फेटिक कैपिलरी एक एंड पर ओपन होगी जबकि दूसरे एंड पर क्लोज्ड रहेगी। तो आपने कहा कि ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, एक तरफ ओपन है जबकि दूसरी तरफ क्लोज्ड है। तो अब ये जो वेसल है, इस वेसल का नाम है लिम्फेटिक कैपिलरी। तो अब आपने यहां पे कहा कि जो ये टिश्यू फ्लूइड था, ये टिश्यू फ्लूइड यहां से बेटा क्या होगा कि ये पूरा टिश्यू फ्लूइड यहां से ये पूरा एंटर किसके अंदर करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी में। कहा गया? लिम्फेटिक कैपिलरी के पास। लिम्फेटिक कैपिलरी आगे चल करके ओपन होती है लिम्फेटिक वेसल में। ये ओपन कहां होगी? लिम्फेटिक वेसल में। और अब ध्यान देना, ये जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कह रहे थे, ये जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करते ही आप इसको नाम देने लगते हैं लिम्फ। क्या नाम है इसका? लिम्फ। क्या लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये दोनों सेम चीजें हैं। जो यहां है वही यहां है, केवल अंतर लोकेशन का है। जब तक टिश्यू स्पेसेस में है तब तक इसको आपने क्या कहा? टिश्यू फ्लूइड। जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ गया, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आने के बाद अब हम इसी को क्या बोलने लगे? लिम्फ। तो क्या लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड दो अलग अलग बातें हुई? नहीं। जैसे कि इस कहानी को अगर अपन समझें, तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बैठो बैठो। हाँ, नहीं नहीं, लास्ट में। ऋषु। घर का नाम है कुछ? नहीं। मान लेते हैं कि इनका घर का नाम जो है ऋषु है, और इनका जो है एक्चुअल जो मतलब अच्छा सा नाम है, मान लेते ऋषभ टाइप है। ठीक, या चलो ऋषु बना रहने देते हैं। अभी इनका नाम क्या है? ऋषु। ठीक, सब ध्यान से देखेंगे ऋषु को। ठीक, तो 2024 के नीट के पेपर में ऋषु साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द फ्लाइंग कलर्स। ऋषु साहब जो है एमबीबीएस में इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक, कहां से हो बेटा? बिहार से। तो चलिए साहब, हम मान लेते हैं पीएमसीएच में इनको एडमिशन मिल गया। कहा एडमिशन मिला? पीएमसीएच। ठीक, तो पीएमसीएच में ऋषु साहब को मिल गया एडमिशन। अब एडमिशन मिला तो जो है वहां पे जाकर के ऋषु साहब किस नाम से जाने जाएंगे? डॉक्टर ऋषु, है ना? किस नाम से जाने जाएंगे? डॉक्टर ऋषु। मोहल्ले पड़ोस के लड़के क्या बुलाते हैं तुमको? इतने भले तो नहीं होंगे कि ऋषु कहते हो। ऋषुआ, है ना? तो अब क्या हुआ कि यही ऋषु साहब जो है दीपावली की छुट्टी में अगले साल क्या हुआ कि अपने जो है कॉलेज से पहुंचे अपने घर। जब ये अपने घर पहुंचे, तो घर पे जाकर के इनकी गली मोहल्ले में क्या लगता है कि लोग इनको डॉक्टर ऋषु के नाम से बुलाएंगे? किस नाम से बुलाएंगे? क्या ऋषु, डॉक्टर ऋषु और ऋषुआ दो अलग अलग लोग हैं? केवल अंतर किसमें है? लोकेशन में अंतर है। मेडिकल कॉलेज के अंदर यही क्या है? डॉक्टर साहब है। और जब मेडिकल कॉलेज से बाहर अपनी गली में पहुंचते हैं, तो यही क्या बन जाते हैं? बैठ जाओ। तो ऐसे ही यहां देखो, इसका नाम क्या था? टिश्यू फ्लूइड। सेम आदमी है ना? यही टिश्यू फ्लूइड जब जाकर के अपनी गली में पहुंचा, तो जाके इसका नाम क्या हो गया? लिम्फ। क्या टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये एक ही आदमी के दो अलग अलग नाम हैं। ये कॉलेज का नाम है, ये घर का नाम है। जब कॉलेज में होता है तो इस नाम से जाना जाता है, और घर पहुंचने के बाद इस नाम से। तो क्या टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, दे आर टोटली सेम। कोई अंतर नहीं होता। तो अब यही टिश्यू फ्लूइड जब जाके लिम्फेटिक कैपिलरी में पहुंचा, तो आपने इसे नाम क्या दिया? लिम्फ। अब ये लिम्फ को लेकर के आगे कौन गया? लिम्फेटिक वेसल। अब मुझे बताओ, यहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसे वापस से जाकर के लिम्फ को ब्लड में नहीं मिल जाना चाहिए? अगर ये ब्लड में नहीं मिलेगा तो ब्लड में बेटा प्लाज्मा घटता चला जाएगा। प्लाज्मा को वापस से मेंटेन करने के लिए जो लिम्फेटिक वेसल है, ये आगे ले जाकर के इसे ड्रेन कर देती है मेजर वेन में। तो इसे ड्रेन कहां किया? तो अपन ने कहा कि इट इज ड्रेन टू मेजर वेन्स। तो इसे आगे ले जाकर के मेजर वेन्स में ड्रेन कर देते हैं। एक बार नाम सुन लेंगे,
याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो इधर क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन से, स्टमक से, सब जगह से लिम्फ आ रहा होगा। लैक्टियल आप जानते हैं लिपिड का ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो आपने कहा कि ये बनती है इधर लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। याद है ना हेल्थ एंड डिजीज में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वाला डायग्राम। तो यहां पे क्या बना, ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट बनी। अब ये जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है वो इधर है, और इधर आपके राइट पार्ट से और आर्म से यहां पर लिम्फ लेकर के वापस से आ रही होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कंपैरेटिवली बड़ी है, राइट वाली कंपैरेटिवली छोटी है। इधर एक वेन आपकी कॉलर बोन यानी क्लेविकल के नीचे है, इसका नाम है सब क्लेवियन वेन। वेन का नाम बोलो क्या है, सब क्लेवियन वेन। क्यों कहा, क्योंकि क्लेविकल के नीचे है। आपके हेड से ब्लड वापस से लेकर के आती है इंटरनल जगलर वेन। कौन सी आएगी, इंटरनल जगलर वेन, यहां ब्लड लेकर के आती है। ये इंटरनल जगलर और लेफ्ट सबक्लेवियन, ये दोनों कंबाइन करती हैं तो बनती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। क्या बनेगी, ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकी वर्ड का मतलब होता है आर्म, सिफेलिक यानी कि हेड, तो बनी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। ऐसे ही एक राइट ब्रेकियोसेफेलिक इधर बनती है। दोनों कंबाइन करती हैं तो बनती है सुपीरियर वेना केवा, जो आप जानते हैं कि हार्ट के राइट एट्रियम में जाके ओपन हो जाएगी। सब क्लेवियन वेन जब जगलर वेन से कंबाइन करती है, उससे पहले सब क्लेवियन वेन के अंदर जाकर के ओपन होती है लेफ्ट और राइट थोरेसिक डक्ट। पर एनसीईआरटी ने यहां चतुराई से किसी का नाम नहीं लिखा। एनसीईआरटी ने सिंपली क्या लिखा कि ड्रेन कहां होने वाला है, मेजर वेन्स के अंदर जाकर के ड्रेन हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये आगे जाकर के ड्रेन कहां हुआ, मेजर वेन में। जब वेन के अंदर पहुंचा तो क्या बेटा ये ब्लड के अंदर मिल गया कि नहीं, मिला ना। अब एक और बात पे ध्यान देंगे, जब ये लिम्फेटिक वेसल में जा रहा होगा तो उस टाइम पर इस लिम्फेटिक वेसल के साइड में यहां लिम्फ नोड होंगे कि नहीं। लिम्फेटिक वेसल के साइड में यहां कौन होगा, लिम्फ नोड। तो आपने कहा कि लिम्फ नोड है, और ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनके पास कौन सी सेल होती है बेटा, लिम्फोसाइट। कौन सी सेल होगी, लिम्फोसाइट। तो यहां लिम्फ नोड बनाएगा लिम्फोसाइट, और ये जो लिम्फोसाइट है किसके अंदर आ जाएगी, लिम्फ में। तो बोलो लिम्फ में कौन सी डब्ल्यूबीसी मौजूद है, लिम्फोसाइट। कौन सी डब्ल्यूबीसी होगी, लिम्फोसाइट यहां पर पाई जाएगी। तो आप फिर ध्यान देंगे, अगर मैं बात करता हूं लिम्फ की और ब्लड की, क्या लिम्फ में आरबीसी पाई जाती है, हाँ या ना में बोलते जाओ। लिम्फ में आरबीसी है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी है ना। कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है, मेनली लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, लिम्फोसाइट। लिम्फ में प्लेटलेट है, नो। लिम्फ में प्लेटलेट है क्या, नहीं। फिर से ध्यान दें, लिम्फ में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, कौन सी, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट नहीं। प्लाज्मा, जो कंपोजिशन यहां पे था टिश्यू फ्लूइड का, वही सेम चीज यहां पर आ जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे इस फ्लूइड को, अब आपने क्या कहा, लिम्फ, जिसे ले जाकर के ड्रेन कर दिया गया मेजर वेन्स में। तो बोलो इतनी बात समझ में आई। साथ में लिखने से पहले एक बार एनसीईआरटी से पूरा पैराग्राफ पढ़ो। कुछ डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, जैसे डब्ल्यूबीसी में डायपेडेसिस भी होती है ना, यानी कि डब्ल्यूबीसी में अमीबॉइड मूवमेंट होता है, ये जा सकती है जो है ब्लड वेसल से बाहर, तो इसीलिए कहा कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। वो अपन ने जनरली कहा ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट सबकी बात करें तो नहीं है। नहीं,
लिम्फेटिक वेसल जाकर के सीधे ब्लड, सीधे जाकर के जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की वेन है उसमें जाके डायरेक्टली ड्रेन होगी। ड्रेन का मतलब है सीधे जाके खुलना, वहां कैपिलरी नहीं बनेगी। प्रोटीन में बेटा अपन ने कहा प्रोटीन यहां दो टाइप की होंगी, एक जिनका साइज छोटा है, दूसरा जिनका साइज बड़ा है। जो लार्जर प्रोटीन्स हैं, ये लार्जर प्रोटीन्स क्या होगा, इस पोर के कंपैरिजन में इनका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो प्रोटीन बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रोटीन मोस्टली कहां रह गई, प्लाज्मा के अंदर ना, बाहर नहीं आए। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट इसलिए कहा क्योंकि बाकी जो है पूरे ब्लड के अंदर कहा जाएगा तो सारी डब्ल्यूबीसी होती हैं। यहां पे स्पेशली क्या मौजूद है, लिम्फोसाइट। और वो भी लिम्फोसाइट वो है जो कि कहां से आई हैं, लिम्फ नोड से, यानी कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास। जो अपन ने कहा कि यहाँ पे बी या टी सेल्स यहां मौजूद थी, वो आ रही हैं, इसलिए एनसीईआरटी स्पेशलाइज्ड कहती है। लार्जर प्रोटीन में जैसे कि अपन फाइब्रिनोजन का एग्जांपल ले सकते हैं, फाइब्रिनोजन इसके अंदर नहीं होगा। क्या बेटा? हाँ हाँ, क्योंकि प्लाज्मा का जो कलर आता है वो बेटा बेसिकली कहां से आ रहा है, बाइल पिगमेंट से, ठीक। तो प्रिसाइजली अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा कि स्ट्रॉक कलर्ड है, यानी कि पेल येलो है। तो पेल येलो होने की वजह से ही लगभग कह दिया है कि ऑलमोस्ट ये कलरलेस होगा, ठीक। तो कलरलेस मतलब एकदम व्हाइट हो ऐसा नहीं है, कुछ हद तक शायद इसलिए कहा हो क्योंकि अगर आप लैक्टेल को भी ध्यान में रखें तो लैक्टेल में जाकर के कलर कैसा होने वाला है, व्हाइट, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब होगा। तो व्हाइट थोड़ा सा पेल येलो, इसलिए कलरलेस कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड बेटा इसलिए कहा क्योंकि यहां पे वो लिम्फोसाइट हैं जो कि ये लिम्फ नोड से आई हैं, तो इसलिए कहा स्पेशलाइज्ड, ये बोन मैरो से आई हुई नहीं है। हाँ, डीऑक्सी ब्लड होगा। यही, ये जो टिश्यू स्पेस है ना, इसी को बेटा बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यही इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है उसी का नाम होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तब जाके ज्यादा बेहतर है कि हम लिम्फ ही कहें। फैट आर एब्सॉर्ब्ड, एक मिनट, एनसीईआरटी में जरा पेज नंबर 262 पे होगा शायद, एक मिनट, ये रहा, पेज नंबर 260 पे एक बार आए। एनसीईआरटी में बेटा पेज नंबर 260 पे आओ। यहां पे क्या आपको विलाई में लैक्टियल दिख रही है? ये जो लैक्टियल है ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। बोलो, ये लिम्फेटिक कैपिलरी एक साइड से ओपन है कि दोनों? एक साइड से ना। तो अपन ने कहा कि यहां पे ओपनिंग कितनी साइड से है, एक। ये आगे जाकर के ओपन किसके अंदर होती है, लिम्फेटिक वेसल में। कहां ओपन हुई, लिम्फेटिक वेसल के अंदर। तो आपने कहा कि जब ये लिम्फेटिक वेसल में ओपन होगी तो अब यहां पे जो हमने लैक्टियल की वहां बात की, वो लैक्टियल जो बिलाई में पाई जा रही है, उसी के अंदर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, फैट का। उसी में एब्जॉर्प्शन किसका होगा, फैट का। यानी कि हम कहते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता, फैट का एब्जॉर्प्शन किसके अंदर किया जाता है, लिम्फ में। तो फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होगा क्या, नो, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लिम्फ। इसीलिए लास्ट में एनसीईआरटी ने लिखा है कि फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होता है। दीपांशु बेटा, हमने कभी नहीं कहा कि जो लिम्फ में आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, हमने सिर्फ ये कहा कि लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी में से लिम्फोसाइट पाई जाती है, बाकी नहीं। इसमें से लिखना है, अगर लिखना हो तो फटाफट लिखो, फिर अपन आगे बढ़े।
बोलो। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में क्या कहा है कि ये एब्जॉर्ब क्या करेगा, फैट। ठीक, तो कहा कि फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक, तो अपन ने अभी देखा ना पेज नंबर 260, तो 260 पे देखा इंटेस्टाइनल विलाई में क्या है, लैक्टियल है, इसमें एब्जॉर्ब क्या होना है, फैट। फैट एब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें कहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ठीक, फिर इसके कहा कि एक, देखो लिखा है ना, ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल इन द विलाई। नहीं, ये लिम्फ आगे जाकर के ड्रेन कहां होगा, ब्लड में, तो फाइनली ब्लड में पहुंचेगा, पर एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, तो अपन कहेंगे लिम्फ वेसल में। आगे बढ़े। हाँ, क्या कहा, एक मिनट में। यहाँ पे ना इसमें कहा एन आर एस निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एस पॉजिटिव ब्लड, यानी कि पर्सन है आर एस निगेटिव, इसको आप ब्लड दे कौन सा रहे हैं, आर एस पॉजिटिव, तो निगेटिव को अगर पॉजिटिव वाला ब्लड दोगे तो दे सकते हो क्या, निगेटिव को पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दे सकते, पॉजिटिव को नेगेटिव वाला दे सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव वाला नहीं। नेगेटिव को अगर पॉजिटिव वाला दिया तो नेगेटिव के अंदर जाते ही एंटीबॉडी नहीं बन जाएगी। हाँ, अब आगे बढ़े। कितने बच्चों का भी रह गया, लिखो लिखो जल्दी। लिम्फ नोड बेटा अपन जब हेल्थ एंड डिजीज में बात करेंगे तब हम कहेंगे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जहां पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, तो ये फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में और थाइमस में, सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर जहां पर ये लिम्फोसाइट थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं और अपना काम करती हैं, उसके अंदर स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, और माल्ट आता है यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो जो लिम्फ नोड है ये सॉलिड मासेस होते हैं। ठीक, क्या है, सॉलिड मासेस हैं, ये ऑर्गन्स हैं जो कि पाए जाते हैं आपके क्या कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग। क्या होगा कि अगर कोई भी पैथोजन आएगा तो वो पैथोजन यहां पहुंचेगा, जैसे ही पैथोजन यहां जाएगा तो तुरंत ये लिम्फ नोड में मौजूद लिम्फोसाइट इसे डिटेक्ट कर लेगी, जैसे ही डिटेक्ट करेगी तुरंत इम्यून रेस्पॉन्स चालू हो जाएगा। तो बॉडी में एक डिफेंस को ध्यान में रखते हुए लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ में अपन ने क्या रखे हैं, लिम्फ नोड्स रखे गए हैं। तो लिम्फ नोड बोलो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी लिम्फ नोड क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहां पे जो लिम्फोसाइट है वो रहेगी और थ्रू आउट लाइफ अपना काम करती है। चलिए अब आगे बढ़े, देखें। अब इसके बाद बच्चे हम आगे अगर बात करते हैं तो अब बात आती है सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि अलग अलग एनिमल्स में सर्कुलेटरी पाथवेज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उनकी अपने को बात करनी है। तो क्या हम जानते हैं कि एनिमल्स में सर्कुलेशन दो तरह का है, ओपन और क्लोज्ड। सर्कुलेशन के कितने टाइप, दो। पहले टाइप का नाम ओपन, दूसरा क्या कहा गया, क्लोज्ड। तो आपने कहा सर्कुलेशन के दो टाइप होते हैं, द वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज्ड। एनसीईआरटी में पेज नंबर 47 पर आ जाएंगे। क्या आपको पेज नंबर 47 पे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिला,
और सिस्टम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन और क्लोज मिला कि नहीं? मिल गया ना? फिर ध्यान दें, आपने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का है? दो। पहले टाइप का नाम ओपन, दूसरा क्लोज्ड। ध्यान देंगे, ओपन के अंदर हम कहते हैं कि यहां पर जो बॉडी कैविटी या साइनसेस जो हैं, दे आर फिल्ड विद ब्लड। तो बॉडी कैविटी किससे भरी है बेटा? ब्लड से। एंड ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड। ऑर्गन्स बेटा डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? ब्लड के कांटेक्ट में है। तो आपने कहा कि ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड। तो अपन ने कहा कि जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और जो ये कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? साइनसेस। इनमें क्या भरा है? ब्लड। और ब्लड के अंदर जो ऑर्गन्स है ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? ब्लड के कांटेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहां बच्चे कॉकरोच को देखें, तो कॉकरोच में ये इसका हेड हुआ, ये इसकी बॉडी कैविटी है। यहां कॉकरोच में ये पूरी जो बॉडी कैविटी है ये तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। अभी हम नाम नहीं लिखेंगे डिटेल में। ऊपर वाले को कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस, बीच वाले का नाम होता है पेरीविसरल साइनस, और नीचे वाले को हम बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। यहां पर जो ये पूरी बॉडी कैविटी है, पूरी बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ है। तो ब्लड कहां भरा हुआ है? बॉडी कैविटी में। और अब बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो ऑर्गन डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? ब्लड के। तो हमने क्या कहा? बॉडी कैविटी किस में डिवाइडेड है? साइनसेस में। इनमें क्या भरा है? ब्लड। ऑर्गन्स डायरेक्टली किसके अंदर बाध्य हैं? ब्लड में। वहीं पर देखें, क्लोज्ड में आपने कहा कि ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। यानी कि जो ब्लड वेसल हैं इनका जो डायमीटर है क्या ये सेम रहेगा? नहीं। तो आपने कहा कि ब्लड वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर, और फिर आपने कहा कि ऑर्गन्स आर नेवर इन कांटेक्ट ऑफ ब्लड। ऑर्गन कभी भी बेटा ब्लड के कांटेक्ट में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल इस कहानी को भी समझ लेते हैं। तो यहां पे आपने कहा, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है। हम जानते हैं ना हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर हैं। चार चैम्बर में से अपने को पता है कि जो लेफ्ट एट्रिया है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे भेजता है? बॉडी को। बॉडी टिश्यू को यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहां जाकर के ये जो ब्लड वेसल है ये कैपिलरी में डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद ये कैपिलरीज कंबाइन करेंगी। जब ये कैपिलरी कंबाइन कर जाती हैं तो क्या बनती है? वेन। और ये वेन आकर के ओपन कहां हो गई? राइट एट्रिया में। समझिए, आपने क्या कहा? ब्लड ने फ्लो किया क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में, यहां से यहां तक पूरा सिस्टम क्लोज था। फिर आगे कहा डायमीटर क्या है? वेरिंग है। इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, और इसका डायमीटर भी अलग होगा। तो क्या डायमीटर सेम रहता है? नहीं, डायमीटर सेम नहीं होता। डायमीटर क्या रहेगा? अलग अलग होगा। फिर आपने कहा ऑर्गन्स नेवर इन कांटेक्ट ऑफ ब्लड। यहां पर बच्चे जो भी ऑर्गन होगा ना, जो टिश्यू है, टिश्यू यहां है, क्या ये टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है? नहीं। इसको आप लास्ट वाले में देखें तो क्या टिश्यू ब्लड के कांटेक्ट में आया था? नहीं। इसको आपने क्या कहा? क्लोज्ड सिस्टम कहा। फिर आप देखिए,
ओपन और क्लोज्ड दोनों में जो बेसिक अंतर आता है वो कैपिलरी का आता है। तो यहां पर हम कहेंगे ब्लड वेसल्स मे बी प्रेजेंट। क्या हो सकता है बेटा? ब्लड वेसल मे बी प्रेजेंट बट कैपिलरीज आर एब्सेंट। यहां एब्सेंट क्या रहेगा? कैपिलरीज। तो अपन ने कहा कि कैपिलरीज यहां पर हमेशा एब्सेंट होंगी, कैपिलरी इसके अंदर नहीं पाई जाती। यहां पे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी आर प्रेजेंट। तो इसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये तीनों चीजें यहां पर पाई जाती हैं जब आप बात करते हैं क्लोज्ड की। फिर अगला देखिए, बताओ ब्लड फ्लो कहां पे ज्यादा बेहतर रेगुलेटेड रहेगा, ओपन में या क्लोज्ड में? क्लोज्ड के अंदर ब्लड फ्लो वेल रेगुलेटेड होगा। तो आपने कहा कि यहां पर ब्लड फ्लो इज वेल रेगुलेटेड। तो ब्लड फ्लो वेल रेगुलेटेड है कहां पर? सॉरी, ये एक मिनट, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी जानी चाहिए इधर। हाँ, बोर्ड का फायदा। ठीक। तो अपन ने कहा कि यहां पे हमने कहा कि ब्लड फ्लो इज नॉट वेल रेगुलेटेड। तो ब्लड फ्लो यहां पे वेल रेगुलेटेड नहीं है, जबकि उधर जो ब्लड फ्लो है वो वेल रेगुलेटेड होता है। अब देखो ओपन और क्लोज्ड होता कहां कहां है? तो क्लोज्ड में आप ध्यान रखें, एग्जाम्पल में आपको दो फाइलम याद रखने हैं, पहला एनेलिडा और दूसरा कॉर्डेटा। हालांकि सेफेलोपोड मोलस के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, इनके अंदर, पर वो चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी, तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है। और यहां ओपन कहां पर होगा? तो ये होगा बेटा आर्थ्रोपोडा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक। तो अपन ध्यान रखेंगे आर्थ्रोपोडा से लेकर के कहां तक? हेमिकॉर्डेटा। यानी कि आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का के अंदर ओपन, इकाइनोडर्मेटा में ओपन और हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन रहेगा। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन क्लोज याद रखो, एनिलिडा से शुरुआत हुई, फर्स्ट और लास्ट इनके अंदर क्या है? क्लोज्ड। बीच वाले सब में ओपन। पहला कौन? एनिलिडा। लास्ट कौन? कॉर्डेटा। इन दोनों के अंदर क्लोज्ड। बीच में कौन आया? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनके अंदर कैसा रहेगा? ओपन। तो अपन ने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप कितने? दो, पहला ओपन और दूसरा क्लोज्ड। अब बताएं कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा पाया जा रहा है? क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है। तो कॉर्डेटा के मेंबर्स में जो सर्कुलेशन है ये कैसा रहेगा? क्लोज्ड। एक बार इसे लिखें, फिर जरा कॉर्डेटा में आगे बात करते हैं। नहीं, पहले मुझे वापस से समझाओ, पूछना क्या है? हमने कहा ब्लड डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता कभी। फिर आगे? नहीं। फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? टिश्यू रेड कलर का, टिश्यू रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि जो कैपिलरी है वो बेटा ऐसा थोड़ा है कि टिश्यू वहां रखा है कैपिलरी यहां होके निकलेगी, नहीं। कैपिलरी कहां होगी? टिश्यू के अंदर होके जा रही है। जब ये टिश्यू के अंदर होके जा रही है तो इसका मतलब है एक कैपिलरी ये है, दूसरी ये, तीसरी ये है। तो जो सेल्स है वो इसके बीच बीच में भरी हुई है। सेल्स कहां है? इसके बीच में। अब तुम अगर इतना पूरा टिश्यू निकाल के देखोगे तो इसके अंदर कैपिलरी भी तो है।
तो टिश्यू आपको कैसे कलर का दिखेगा? रेड कलर का। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड वेसल यहां जाएगी टिश्यू वहां होगा ना, ये टिश्यू है, इसके अंदर होके ही ब्लड वेसल जानी है। तो इसके अंदर होकर के अगर ब्लड वेसल जाएगी तो पूरा टिश्यू आपको कैसे कलर का दिखेगा? रेड ना। वो रेड अपन बात करते हैं मायोग्लोबिन रेड और व्हाइट मसल फाइबर के अंदर। बाकी मसल के अलावा आप बाकी भी टिश्यू को अगर देखेंगे तो टिश्यू रेड कलर का ही दिखेगा ना। तो जो रेडिश कलर है वो किसकी वजह से आता है? ब्लड की वजह से। हाँ, प्रिसाइजली अपन कहें या वेल रेगुलेटेड कहें क्लोज्ड के अंदर कैसे है इसका मतलब समझिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि क्लास के बाद जब आप अपने वापस से लौट करके रूम पे पहुंचते हैं या उससे पहले अगर मैस होकर के जाते हैं तो तबीयत से दबा के खाना खाते हैं, फिर आपको नींद आती है। होता ही कि नहीं? उसमें क्या है कि कुछ वास्तव में जो पढ़ने वाले बालक हैं उनको बड़ा दुख होता है कि यार हमको नींद आती है, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते। पर खाना खाने के बाद नींद आना एक स्वाभाविक सी प्रोसेस है, होगा। कारण खाना खाने के बाद आपके अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाना है। डाइजेस्ट किया जाना है तो स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होगा। अब आपकी बॉडी में ब्लड तो 5 लीटर ही है ना। अगर स्टमक के लिए ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए तो कोई ना कोई कंप्रोमाइज करेगा। अब इस टाइम पे क्या करते हैं कि ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है स्टमक की तरफ। तो ब्रेन को ब्लड फ्लो पहले जितना मिला कि कम? कम। अगर ब्रेन को ब्लड फ्लो कम मिलेगा तो अब आप थोड़ा सा ड्राउजी यानी कि थोड़ा सा नींद में फील करेंगे। तो वो होना स्वाभाविक सा काम है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आपको देर रात तक अगर पढ़ना है तो आप अपना जो शाम का डिनर जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी कर लें और थोड़ा सा उसे हल्का रखें। अब अगर आप खूब दबा के खा लोगे और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहो तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऐसा होने नहीं देगा। तो हमने कहा कि क्लोज के अंदर क्या कर पा रहे हैं? रेगुलेट कर पा रहे हैं ना। जबकि ओपन में जितना ब्रेन को पहले मिलना था उतना अब मिलेगा, रेगुलेशन है ही नहीं कोई। डाइवर्ट करने का तरीका यह है कि वहां सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दो। अगर कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वहां ब्लड सप्लाई कम जाएगी, दूसरी जगह पे ज्यादा जाने लगेगा। आगे बढ़े। देखिए, अब एक लास्ट बात, हम बात करेंगे बेटा वर्टिब्रेट हार्ट के बारे में। बात करेंगे नहीं और ध्यान देंगे इस पे थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, पहली बात, क्या बेटा आपको कॉर्डेट और वर्टिब्रेट दोनों में अंतर समझ में आता है? फाइलम कॉर्डेटा में कितने सब फाइलम हैं? 3। देन द फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। तो क्या कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आर द सेम थिंग्स? नो, दे आर नॉट सेम थिंग्स। वर्टिब्रेट क्या है? सब फाइलम है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में अगर हम हर्ट देखते हैं तो आप ध्यान करें, 12th में इवोल्यूशन के अंदर वर्टिब्रेट हर्ट को होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल में लिया है। वर्टिब्रेट्स में जो ग्रुप्स आते हैं इनमें सबसे पहला ग्रुप आ जाता है बेटा फिशेस का। पहले ग्रुप में कौन आ जाएगा? फिशेस। जब आप बात करते हैं फिशेस के बारे में तो फिशेस के अंदर जो हार्ट पाया जाता है ये कैसा रहेगा बेटा? टू चैम्बर्ड। फिशेस के अंदर हार्ट कैसा है? टू चैम्बर्ड हार्ट है। टू चैम्बर्ड का मतलब हुआ कि एट्रिया का नंबर 1 और वेंट्रिकल का नंबर भी 1। यहां पर ये एक एट्रिया हो गया और ये एक वेंट्रिकल हो गया। एट्रिया आपको पता है कि हार्ट का रिसीविंग चैम्बर होता है और वेंट्रिकल क्या है? पंपिंग चैम्बर है। फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? गिल्स। और फिर ये हो गई यहां पर बॉडी। तो फिशेस में जो अरेंजमेंट है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? एट्रिया के पास। एट्रिया इस डीऑक्सी ब्लड को पहुंचाएगा वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल इस डीऑक्सी ब्लड को पंप करेगा विच विल रीच टू गिल्स। गिल्स के पास ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच टू बॉडी। तो यहां पे हार्ट ने कैसा ब्लड पंप किया? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सी? डीऑक्सी पहली बात, इसलिए हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट। दूसरा आप देखें,
बॉडी में एक पार्ट से शुरू करके वापस से वहीं तक आने के लिए हार्ट से कितनी बार जाना पड़ा? एक। देन सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। तो पहला हमने कहा कि फिशेस का जो हार्ट है, इसको बेटा अपन नाम क्या देंगे? वीनस हार्ट कहा जाएगा। तो बोलो वीनस हार्ट क्यों कहा? क्यों कहा? फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट क्यों कहा? क्योंकि ब्लड कैसा पंप किया? डीऑक्सी। डीऑक्सी ब्लड का मतलब हुआ वेन का ब्लड। वेन का ब्लड मतलब वीनस ब्लड। तो फिशेस के हार्ट से कैसा ब्लड पंप किया जाता है? ऑक्सी की डीऑक्सी? कैसा ब्लड पंप करेगा, ऑक्सी या डीऑक्सी? डीऑक्सी। तो इसीलिए आपने ऐसे हार्ट को कहा वीनस हार्ट। और यहां हमने देखा था कि सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंगल। तो क्या ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई? फिशेस के अंदर हार्ट कैसा है? वीनस। और सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है? सिंगल। अब फिशेस के बाद फिर हम अगले नंबर पे बात करेंगे बेटा एम्फीबिया। एम्फीबिया में कौन आता है? मेढक। और रेप्टिलिया, इसमें कौन आएगा? छिपकली। तो कौन कौन आ गया इसके अंदर? एम्फीबिया और रेप्टिलिया की बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे, आपको पता है कि अभी हम रेप्टाइल्स में मगरमच्छ की बात नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो हार्ट है, इसमें नंबर ऑफ चैम्बर कितना होता है? 3। तो यहां पर हार्ट कैसा रहेगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो आपने कहा इनके हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर कितना है? 3। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में यहां आपने कहा कि हार्ट में एट्रिया का नंबर कितना? 2। और वेंट्रिकल कितना होगा? 1। यहां पर इनमें से आपने कहा कि दिस वन इज राइट एट्रिया, दिस वन इज लेफ्ट। और ये क्या हुआ? वेंट्रिकल। क्या यहां वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइडेड है? नो। तो इसीलिए हमने कहा कि वेंट्रिकल यहां पर क्या है? अनडिवाइडेड है। अब देखेंगे यहां पर आपने कहा कि इनके अंदर स्किन, लंग्स, गिल्स। ध्यान दे, तीनों बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मेढक में कौन होता है? स्किन। रेप्टाइल में कौन होगा? लंग्स। टेडपोल के अंदर गिल्स। बाकी बक्कोफेरिंजियल कैविटी वगैरह हम पिछले चैप्टर में बात कराए। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में। तो बोलो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया? लेफ्ट एट्रिया। खुद से कोरिलेट करके याद रखना, हमारे अंदर भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में ही आता है। यानी कि कहानी हमारे सिमिलर है, अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने कहा कि वहीं पर जो बॉडी है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा? राइट एट्रिया के पास। तो बॉडी से आपने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया? राइट एट्रिया के पास आ गया। फिर यहां ये दोनों ब्लड जाकर के कहां पहुंचे? वेंट्रिकल के पास। और ब्लड की क्या हो गई? मिक्सिंग। मिक्सिंग होने के बाद ये जो मिक्स्ड ब्लड है, ये वेंट्रिकल से अब किसके पास पहुंचा? तो एक तरफ तो गया स्किन, लंग्स और गिल्स के पास। दूसरी तरफ यही मिक्स्ड ब्लड किसे मिलेगा? बॉडी को। तो अब बताओ, ये जो हार्ट है, इस हार्ट को क्या कहना चाहिए? तो हम ऐसे हार्ट को क्या कहेंगे? मिक्स्ड हार्ट। कौन बालक बताएगा कि क्यों कहा इसे? क्योंकि हार्ट ने ब्लड कैसा पंप किया? हार्ट ने कैसा ब्लड पंप किया? मिक्स्ड। यानी कि ऑक्सी और डीऑक्सी ब्लड को मिला के पंप किया। इसीलिए ऐसे हार्ट को आपने क्या कहा? मिक्स्ड। फिर अगला कहा कि इनका जो हार्ट है, यहां पे सर्कुलेशन अगर देखें तो क्या ये सिंगल सर्कुलेशन है? नहीं। क्या ये डबल है? नहीं। यहां एट्रिया तक तो डबल है, वेंट्रिकल पे जाके कैसा रह गया? सिंगल। तो आपने कहा कि यहां पर सर्कुलेशन कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो सर्कुलेशन इनके अंदर रहेगा इनकम्प्लीट
डबल सर्कुलेशन। तो अभी हम इतना इन दोनों के बारे में लिख देंगे कि फिशेस में क्या है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या है। कल अपन बात करेंगे एक बार की क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर जो फोर चैम्बर्ड हार्ट है उसके अंदर कहानी क्या होती है, तो इन दोनों के बारे में अभी अपन लिख लेंगे। बाकी अपन बात करेंगे अब कल। ओके। अच्छा, समझ में आ रहा है कि सिर के ऊपर से जाना शुरू आ रहा है? कोई नहीं, कोशिश करेंगे आगे आता रहे। चलिए अब मिलते हैं कल।